हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिव्य करियर। सो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट विच वर आस्क्ड इन योर मे 2025 एग्जाम। तो ये सेशन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, खासकर उन जेआईबी एस्पिरेंट्स के लिए जो जेआईबी नवंबर 25 को अपना टारगेट बनाए हुए हैं। पार्ट 1 ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जहाँ पे हमने फर्स्ट 25 क्वेश्चंस रिटेल बैंकिंग के जो आपके प्रीवियस ईयर में आए थे वो डिस्कस करे थे। रिटेल बैंकिंग की सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है यूट्यूब पे, वो आपको मिल जाएगी, वहां से आप देख लीजिएगा। इसके अलावा बाकी रिमेनिंग 3 पेपर्स के भी हम लोग ऑलरेडी पीवाईक्यू डिस्कस कर चुके हैं, तो किसी का भी वो सेशन मिस हो गया है तो जरूर से उनके डिफरेंट प्लेलिस्ट से आप चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और आपके लिए भी बेनिफिशियल होगा, आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिल जाएगा ऑफ आवर अपलोडेड वीडियोस। साथ में सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, JIIB 2025 दिव्य करियर, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। ओके, वहां पर आपको इन सभी वीडियोस की पीडीएफ्स मिल जाएंगी, साथ में आपको क्विजेस प्रैक्टिस करने को मिल जाएंगे एंड ऑल द इम्पोर्टेंट न्यूज रिलेटेड टू योर JIIB विल बी शेयर्ड इन दैट टेलीग्राम ग्रुप। तो वो ग्रुप जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग फिर पार्ट 2 ऑफ रिटेल बैंकिंग PYQs। सो आज का फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। Which of the following statement is false regarding reverse mortgage loan? Option A, senior citizens above the age of 60 years are eligible. Option B, residual life of property should be at least 10 years. Option C, commercial property is not eligible for availing a reverse mortgage loan. Option D, maximum monthly payments under reverse mortgage loan have been capped at rupees 50,000. सो ये RML के कुछ फीचर्स दिए हैं, इसी में से आपको बताना है कौन सा एक स्टेटमेंट है जो कि इनकरेक्ट है, फॉल्स है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। तो रिवर्स मॉर्गेज लोन क्या होता है? रिवर्स मॉर्गेज लोन सीनियर सिटीजन्स के लिए होता है, जिससे कि वो अपने ओल्ड एज में अगेंस्ट द मॉर्गेज ऑफ देयर होम दे कैन गेट द पीरियोडिकल पेमेंट्स फ्रॉम द बैंक्स। जैसे कि जब हम होम लोन लेते हैं तो उसमें क्या होता है, हम पीरियोडिक बेसिस पे EMI पे करते हैं बैंक को। तो रिवर्स मॉर्गेज में क्या है, सीनियर सिटीजन इज ऑलरेडी द ओनर ऑफ द हाउस और उसके मॉर्गेज के अगेंस्ट में बैंक उसको पीरियोडिकल पेमेंट्स करती है, जिससे कि वो अपना लिविंग आगे चला सके। तो सीनियर सिटीजन अबव द एज ऑफ 60 ईयर्स आर एलिजिबल, ये करेक्ट है। ये लोन जॉइंट में भी लिया जा सकता है विद द स्पाउस, बट जो स्पाउस की एज है दैट शुड नॉट बी लेस देन 55 ईयर्स, वो 55 ईयर्स से कम की फिर नहीं होनी चाहिए अगर जॉइंट में भी है तो। और रेसिडुअल लाइफ शुड बी एटलीस्ट नॉट 10 ईयर्स बट इट शुड बी एटलीस्ट 20 ईयर्स। तो जो लोन की जो रीपेमेंट पीरियड भी होता है दैट इज ऑल्सो मैक्सिमम 20 ईयर्स। मैक्सिमम पीरियड ऑफ लोन इज 20 ईयर्स। वैसे तो देखिए इसमें ये क्लॉज होता है कि सीनियर सिटीजन्स को जब तक वो अलाइव है वो चाहे तो इसका बिल्कुल पेमेंट ना करे, तो उनके डेथ के बाद क्या है, बैंक ये इसको अपने पोजेशन में ले लेती है घर को और ऑक्शन करके अपना लोन रिकवर कर देती है। साथ में ये भी ऑप्शन होता है कि जो लीगल एयर होते हैं वो उसको क्लेम कर सकते हैं आफ्टर पेइंग द फुल अमाउंट टू बैंक। सो रेसिडुअल लाइफ जो प्रॉपर्टी की है शुड बी एटलीस्ट 20 ईयर्स। कॉमर्शियल प्रॉपर्टी इसमें अलाउड नहीं है, उसके अगेंस्ट में आप RML नहीं ले सकते हैं, वो आपकी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी होनी चाहिए जहां पर आप रह रहे हो, एंड इट शुड ऑल्सो बी फ्री फ्रॉम एनी एनकम्बरेंसेस, किसी और बैंक का उस पर चार्ज क्रिएट नहीं होना चाहिए। इसके अंदर जो मैक्सिमम मंथली पेमेंट्स जो एक बैंक देती है अगेंस्ट दिस रिवर्स मॉर्गेज, इट इज कैप्ड एट 50,000। तो मैक्सिमम पेमेंट जो सीनियर सिटीजन को मिल सकता है दैट इज 50,000 ऑन ए मंथली बेसिस। और जो भी उनका एक लोन अमाउंट, एलिजिबल लोन अमाउंट आता है विच इज डिपेंड्स अपॉन देयर वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी एंड ऑल, तो उसका 50% दे कैन टेक इट एज अ लमसम अमाउंट, उसका वो लमसम अमाउंट ले सकती है विच इज रिस्ट्रिक्टेड अप टू रुपीज 15 lakhs, जो कि वो लोग ले सकते हैं फॉर द मेडिकल ट्रीटमेंट पर्पस। सो मेडिकल ट्रीटमेंट करवाना है सीनियर सिटीजन को अपना सेल्फ का, स्पाउस का या अपने डिपेंडेंट्स का, तो 50% ऑफ देयर एलिजिबल लोन अमाउंट दे कैन ऑल्सो टेक इट एज अ लमसम विच इज रिस्ट्रिक्टेड अप टू रुपीज 15 lakhs एंड दैट शुड बी अलाउड ओनली फॉर द पर्पस ऑफ डूइंग द मेडिकल ट्रीटमेंट्स। बाकी फिर जो भी रिमेनिंग बैलेंस होता है उसका उनको पीरियोडिक बेसिस पे ही पेमेंट्स किया जाता है, जैसे कि मंथली बेसिस पे किया जाता है। तो ये सारे फीचर्स है रिवर्स मॉर्गेज लोन के, आई होप आपको क्लियर हो गए। इसी पर एक और क्वेश्चन आया था, वो देखते हैं। विच प्राइमरी लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस कैन प्रोवाइड रिवर्स मॉर्गेज लोन्स? ऑप्शन ए ओनली पब्लिक सेक्टर बैंक्स,
Option B, scheduled banks and housing finance companies. Option C, only private sector banks. Option D, non-banking financial companies exclusively. सो आरएमएल कौन कौन दे सकता है? शेड्यूल्ड बैंक्स एंड हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज दोनों दे सकती हैं. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. तो ये जो आरएमएल स्कीम है ये डेवलप करी थी नेशनल हाउसिंग बैंक ने, और इसके अंदर जो भी शेड्यूल्ड बैंक्स है या हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है, दे ऑल आर एलिजिबल टू लेट दिस रिवर्स मॉर्गेज लोन टू द सीनियर सिटीजन्स हैविंग द एज अबव 60 years. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेस्ड ऑन प्रधानमंत्री आवास योजना. सो मैक्सिमम लोन टेन्योर कंसीडर्ड फॉर इंटरेस्ट सब्सिडी इन प्राइम मिनिस्टर आवास योजना इज. ऑप्शन ए 10 years, ऑप्शन बी 15 years, ऑप्शन सी 20 years, ऑप्शन डी 30 years. सो पीएमएवाई के अंदर 4 कैटेगराइजेशन है. लो इनकम, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, फिर लो सेक्शन है, फिर आपका MIG1, MIG2 है. तो उसके हिसाब से इंटरेस्ट सब्सिडीज उनको मिलती है फॉर अवेलिंग द होम लोन फॉर दिस अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट. तो इसका जो मैक्सिमम लोन टेन्योर है दैट इज ऑप्शन सी 20 years. तो ये इसका मैंने यहाँ पे लगा भी दिया स्क्रीनशॉट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है. ये 4 क्लासिफिकेशंस थे: इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, लो इनकम ग्रुप, मिडिल इनकम ग्रुप 1 एंड मिडिल इनकम ग्रुप 2. इनकम क्राइटेरिया है for EWS, their income should be up to rupees 3 lakhs, low income group up to 6 lakhs, MIG1 up to 12 lakh and MIG2 up to 18 lakhs. Interest subsidy जो eligibility है for these two groups it is 6.5 and 6.5%. For MIG1 it is 4% and MIG2 is 3%. Maximum loan tenure which is considered for subsidy is 20 years in all the cases, and maximum loan amount that is eligible for the subsidy is 6 lakh and 6 lakhs for the first two, 9 lakhs for MIG1 and 12 lakhs for MIG2. तो ये आपको सारी चीजें याद होनी चाहिए. ओके, दिस इज बेस्ड ऑन पीएमएवाई स्कीम. एक बार इस पर जो क्वेश्चन है वो आपका इंटरेस्ट सब्सिडी पर भी प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है, जहाँ पे हमें MIG1 का पूछा था कि मैक्सिमम इंटरेस्ट सब्सिडी कितनी मिलती है, तो उसका आंसर 4% था. तो आप देख सकते हो प्राइम मिनिस्टर आवास योजना पे रिपीटेडली क्वेश्चंस आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है बेस्ड ऑन BCs एंड BFs. सो विच ऑफ द स्टेटमेंट इज रॉन्ग विद रेस्पेक्ट टू बैंक बिजनेस करस्पॉन्डेंट्स एंड बैंक बिजनेस फैसिलिटेटर्स. ऑप्शन ए, BCs are permitted to make transactions on behalf of the bank. Option B, BFs are permitted to do financial transactions. Option C, BC channel is cost effective in scaling the banking model. Option D, all BCs are required to undergo a mandatory certification process before functioning as a business correspondent. So देखिए, दो पार्टीज होते हैं, या तो BCs भी हो सकते हैं, बिजनेस फैसिलिटेटर्स भी हो सकते हैं. दे जस्ट एक्ट एज लाइक एन एजेंट ऑफ द बैंक, जो कि बैंक्स के बिजनेस को प्रमोट करते हैं. ओके, बट BCs और BFs में एक बहुत ही क्लियर कट डिफरेंस ये है कि जो बिजनेस करस्पॉन्डेंट्स होते हैं दे कैन ऑल्सो डिपॉजिट एंड विड्रॉ द कैश फ्रॉम द कस्टमर्स ऑन द बिहाफ ऑफ बैंक. सो ये कैश मैनेजमेंट भी करते हैं, कैश को डिपॉजिट कर सकते हैं और विड्रॉ कर सकते हैं. बट जो BFs होते हैं वो कैश मैनेजमेंट का, कैश डिपॉजिट विड्रॉस के काम नहीं करते हैं. वो जैसे क्या है, लोन एप्लीकेशंस वगैरह सोर्स करने में हेल्पफुल हो जाएंगे, KYC फुलफिलमेंट में, KYC एप्लीकेशंस लेने में, एजुकेशन अवेयरनेस स्प्रेड करने में, इन सब काम करते हैं, दोनों ही जो कॉमन है. बट जो कैश रिलेटेड काम है वो सिर्फ बिजनेस करस्पॉन्डेंट्स कर सकते हैं, बिजनेस फैसिलिटेटर्स नहीं कर सकते. तो इस आपका ऑप्शन बी आंसर हो गया, बिकॉज दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट. हमसे स्टेटमेंट रॉन्ग कौन सा है पूछा गया था, BFs आर परमिटेड टू डू फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन. यही आंसर हो गया, क्योंकि BFs आर एक्चुअली नॉट परमिटेड टू डू फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन. जो कैश रिलेटेड है दिस इज ओनली अलाउड बाय बिजनेस करस्पॉन्डेंट्स. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट व्हाइट लेबल ATM? Option A, white label ATMs are set up, owned and operated exclusively by public sector banks. Option B, white label ATMs are ATMs set up, owned and operated by non-banking ATM entities permitted by RBI. Option C, white label ATM provide banking services only to the customers of a specific non-bank entity that operates them. Option D, role of white label ATM operators extends to issuing their own debit and credit cards.
सो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट स्टेटमेंट है? राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। सो व्हाइट लेबल एटीएम, ब्राउन लेबल एटीएम, इस पे कई बार क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। जो व्हाइट लेबल एटीएम्स होते हैं, दे आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉन बैंक एंटिटी, जैसे कि टाटा कम्युनिकेशंस सोल्यूशन पेमेंट के हैं, आपका इंडी कैश नाम से उन्होंने किया था, आपका विक्रांगी का है, इंडिया वन पेमेंट्स का है। तो ये सब क्या है? कॉमर्शियल एंटिटीज है, दीज आर नॉन बैंक एंटिटीज। इसको व्हाइट लेबल इसलिए कहते हैं क्योंकि इन एटीएम्स में किसी भी बैंक का लोगो या ब्रांडिंग नहीं होता है। सो नो ब्रांडिंग, नो लोगो, नो कोई भी चीज किसी भी बैंक का उस पे मेंशन नहीं होता है, इसीलिए इसको हम लोग व्हाइट लेबल कहते हैं। ओके, बाकी सारे ही ऑप्शंस इसमें जो दिए हैं वो गलत है। ठीक है, तो आरबीआई ने ऑथराइज किया है कुछ एंटिटीज को, दे कैन सेट अप दीज एटीएम्स अंडर द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट। मेन इसका एम यही था कि जिससे और इम्प्रूव्ड एक्सेसिबिलिटी बढ़ सके टुवर्ड्स दीज एटीएम सर्विसेज मेनली इन टीयर 3 to tier 6 लोकेशंस, कस्टमर एक्सपीरियंस इनहांस हो सके। और जो व्हाइट लेबल एटीएम्स होते हैं, दे कैन नॉट डायरेक्टली चार्ज फ्रॉम द कस्टमर्स। ओके, जो इशूइंग बैंक होती है, जिसका कार्ड इशू किया गया है, यूज किया गया है, उससे वो लोग इंटरचेंज फीस चार्ज करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू डिसॉल्व द बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स बोर्ड ऑफ इंडिया। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच विल एक्ट एज अ नोडल डिपार्टमेंट फॉर बीसीएसबीआई? ऑप्शन ए डिपार्टमेंट ऑफ रेगुलेशन, ऑप्शन बी डिपार्टमेंट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स, ऑप्शन सी कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट, ऑप्शन डी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिसर्च। सो बीसीएसबीआई पहले एक बॉडी थी जो सेटअप की गई थी। इन्होंने मेनली दो कोड्स दिए थे, कोड ऑफ बैंक्स कमिटमेंट्स टू कस्टमर्स एंड कोड्स ऑफ बैंक्स कमिटमेंट्स टू माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। तो इनके जो भी कोड्स थे वो थे तो वॉलेंट्री कोड्स, बट अगेन आरबीआई इंश्योर करती थी कि वो सब कोड्स बैंक फॉलो करे, क्योंकि वो कस्टमर सर्विस लेवल को इम्प्रूव करने के लिए ही कोड्स बनाए गए थे। बट बाद में और ज्यादा ओम्बड्समैन मैकेनिज्म को स्ट्रेंथन करने के लिए, ग्रीवियांसेस टाइमली डिस्पोज हो सके, उसके लिए बीसीएसबीआई को डिसॉल्व करके एक अनदर डिपार्टमेंट सेटअप कर दिया गया था, जिसका नाम है ऑप्शन सी कंज्यूमर एजुकेशन प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट, जिसे ये एक एक्ट करता है एज अ सिंगल नोडल पॉइंट। दिस इज अ सिंगल नोडल पॉइंट for the receipt and disposal of all the external complaints which is related to deficiency of services provided by RBI related entities. So it acts as a single nodal point for receipt and disposal of the complaints. तो आपको पता भी होगा कि आरबीआई की इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम्स है। पहले 3 अलग अलग स्कीम्स थी रिलेटेड टू बैंक्स, एनबीएफसीज एंड डिजिटल ट्रांजेक्शंस, तो उनको इंटीग्रेट करके एक इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन भी बना दिया गया। ओके, जिससे कि अब एक सिंगल ओम्बड्समैन में ही आपकी कोई भी कंप्लेन हो आप लॉन्च कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग रिड्रेसल ऑफ कंज्यूमर कंप्लेंट्स? ऑप्शन ए, if a customer is not satisfied with the bank's response within 30 days of lodging a complaint, he may approach the banking ombudsman. Option B, banks are required to display the name, address and contact information of banking ombudsman prominently in all their branches and websites. Option C, one must file the complaint with ombudsman within 2 years and 30 days. 2 years and 30 days of the date one has first lodged the complaint with the bank. Option D, Executive Director in charge of Consumer Education and Protection Department of RBI would be the appellate authority under this scheme. So कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? ऑप्शन सी फॉल्स है। तो आपको याद रखना है, जैसे कि अगर कस्टमर्स अनसेटिस्फाइड हैं विद द सर्विसेज ऑफ बैंक, तो सबसे पहले तो वो बैंक में ही कंप्लेन अपनी लॉन्च करते हैं, अपनी बैंक की ब्रांच में लॉन्च करते हैं जहां पर उनका अकाउंट होता है। फिर वो अगर ब्रांच लेवल पे उसका रेजोल्यूशन नहीं हो पाया तो ब्रांच उसको फॉरवर्ड करती है आगे आरबीओ लेवल पे, फिर वो जेडओ लेवल, एलएचओ या कॉर्पोरेट लेवल पे जाएगा अगर वो रिड्रेस नहीं हो पा रहा है तो। बट अगर कस्टमर फाइनली भी सेटिस्फाइड नहीं है या फिर बैंक ने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया, लेकिन कस्टमर्स को एटलीस्ट 30 डेज वेट करना ही पड़ता है बिफोर अप्रोचिंग एनी ओम्बड्समैन।
ठीक है, ओम्बड्समैन अप्रोच करने से पहले कस्टमर को मिनिमम 30 डेज का टाइम पीरियड बैंक को देना होता है। 30 डेज के बाद वो ओम्बड्समैन में कंप्लेन कर सकते हैं। बट इसमें एक लिमिटेशन, एक्ट के अंदर एक लिमिटेशन टाइम पीरियड भी है, विच इज 1 ईयर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 30 डेज। 30 दिन पूरे होने के बाद अगर 1 साल का और टाइम पीरियड रहता है मैक्सिमम, दिस इज मैक्सिमम टाइम पीरियड विद इन विच कस्टमर शुड अप्रोच टू ओम्बड्समैन, आफ्टर विच दे लूजेस द राइट टू फर्दर फाइल अ कंप्लेन अगेंस्ट दैट बैंक। ठीक है, तो ये मिनिमम टाइम पीरियड हुआ कि एटलीस्ट उसको 30 डेज वेट करना पड़ता है, बैंक को समय देना पड़ता है, एंड आफ्टर एक्सपायरेशन ऑफ 30 डेज ही हैज 1 ईयर टू फाइल अ कंप्लेन इन ओम्बड्समैन। तो इसीलिए ऑप्शन सी गलत है, क्योंकि इसमें लिखा है 1 मस्ट फाइल अ कंप्लेन विद इन 2 ईयर्स एंड 30 डेज। नहीं, 1 ईयर का ही समय रहता है, दिस इज एज पर द लिमिटेशन। बाकी ये क्वेश्चन भी आपका डायरेक्टली प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया था। आरबीआई ओम्बड्समैन में जो एपिलेट अथॉरिटी होती है, यानी ओम्बड्समैन ने जो अवार्ड पास किया उससे स्टिल अनसेटिस्फाइड है, तो अपीलेट अथॉरिटी कौन होती है? सो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इन चार्ज ऑफ सीईपीडी डिपार्टमेंट ऑफ आरबीआई एक्ट एज एन अपीलेट अथॉरिटी। इस पे भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आपका एग्जाम में आ चुका है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज। इस पर हमेशा कोई ना कोई क्वेश्चन आता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें 4 स्टेटमेंट्स दिए हैं। फर्स्ट है, वन मस्ट हैव मिनिमम कॉर्पस ऑफ 50 lakhs टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग विद पीएमएस। सेकेंड है, मिनिमम नेटवर्थ रिक्वायरमेंट ऑफ ए पोर्टफोलियो मैनेजर शुड बी 1 crore। थर्ड, asset management fees under PMS typically range from 2 to 2.5% of investment amount. Fourth, PMS providers may guarantee the portfolio's performance return. So now you have to tell which statements are correct. Option A 1, 3 and 4 only. Option B 1 and 2 only. Option C 1 and 3 only. Option D all of the above are correct. So देखिए, PMS के कुछ गाइडलाइंस है जो सेबी देती है, वो फॉलो करने पड़ते हैं। ओके, सो वन मस्ट हैव अ मिनिमम कॉर्पस ऑफ 50 lakhs। ये सही है, ये सेबी के ही डायरेक्शन है। तो ये भाई वेल्दी इंडिविजुअल्स के लिए ही स्कीम होती है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की, तो उनका एटलीस्ट 50% उनके पास होना चाहिए फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पस फॉर अवेलिंग द फैसिलिटी ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। ये करेक्ट है 1 वाला। सेकेंड वाले में क्या लिखा है? जो पोर्टफोलियो मैनेजर है उसकी मिनिमम नेटवर्थ 1 crore होनी चाहिए। सेबी का गाइडलाइन है उसकी मिनिमम नेटवर्थ ₹5 crore होनी चाहिए, नॉट 1 crore। ठीक है, ये सेबी का डायरेक्शन है, तो ये वाला इनकरेक्ट है। असेट मैनेजमेंट फीस, अब जो ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसमें कितनी फीस चार्ज करेंगे? डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ असेट्स दैट इट इज एक्चुअली मैनेजिंग। बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है तो उस पर ज्यादा फीस चार्ज होगी। सो इट रेंजेस फ्रॉम 2 to 2.5% ऑफ द इन्वेस्टमेंट अमाउंट। तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। फोर्थ वाला कह रहा है पीएमएस प्रोवाइडर्स में गारंटी द पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस रिटर्न। ये गलत है, वो गारंटी नहीं कर सकते कि पोर्टफोलियो में कितना रिटर्न आएगा, वो कोई गारंटी नहीं कर सकते, कोई फिक्स रिटर्न आएगा नहीं। दूसरा, दे ऑल्सो डू नॉट शेयर एनी काइंड ऑफ लॉसेस। अगर कोई लॉस भी होगा तो भी उसको वो शेयर नहीं करेंगे, वो जो इन्वेस्टर है उसी को ही पूरा लॉस बियर करना पड़ेगा। एंड दे ऑल्सो कैन नॉट गारंटी एनी काइंड ऑफ रिटर्न। तो ऑप्शन 4 भी, फोर्थ स्टेटमेंट भी फॉल्स हो गया। तो हमारा ट्रू क्या क्या है इसमें? फर्स्ट वाला ट्रू है जिसमें 50 lakhs चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए, सही लिखा है। और थर्ड वाला ट्रू है जिसमें असेट मैनेजमेंट फीस के बारे में लिखा है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 1 and 3 ओनली। आई होप आपको अच्छे से सारे स्टेटमेंट्स क्लियर हो गए। इसका एक्सप्लेनेशन भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है, जो आपको हमारे पीडीएफ में मिल जाएगा, जो मैंने बताया। उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, JIB 2025 दिव्य करियर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहां पे आपको सारी वीडियोस की पीडीएफ मिल जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर ए, ये केस स्टडी है बेस्ड ऑन रेसिडेंशियल स्टेटस। So Mr. A, an Indian citizen, stayed in India for 185 days during financial year 23-24. In the previous 4 years, he has stayed in India for 400 days in total. Based on the Income Tax Act, how will Mr. A residential status will be classified? Option A, ROR, resident and ordinary resident. Option B, RNOR, which is resident but not ordinary resident. Option C, NRI. Option D, overseas citizen of India, OCI. तो इसके लिए आपको रूल्स पता होने चाहिए, तभी आप कर पाओगे। वो रूल्स मैंने यहाँ पर मेंशन करे हैं।
एक्सप्लेनेशन में। तो देखिए ROR है कि RNOR है, मतलब रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है कि रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, ये आपका सेकेंड स्टेप है। इससे पहले तो हमें ये देखना है कि क्या वो रेसिडेंट है कि नहीं है। पहले तो हमें ये चेक करना वेदर इज रेसिडेंट और नॉट। तो रेसिडेंशियल स्टेटस के लिए ये कंडीशन होती है जो मीट होनी चाहिए। क्या कंडीशन है? एन इंडिविजुअल इज अ रेसिडेंट इफ दे स्टे इन इंडिया फॉर ग्रेटर और इक्वल टू 182 डेज इन द फाइनेंशियल ईयर और ग्रेटर और 60 डेज इन द ईयर प्लस 365 डेज इन द प्रीवियस 4 ईयर्स। तो इनमें से कोई एक कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, या तो वो पिछले फाइनेंशियल ईयर में एटलीस्ट 182 डेज इंडिया में रहा हो, या फिर वो प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल ईयर में 60 डेज रहा हो और पिछले 4 सालों में एटलीस्ट 365 डेज रहा हो, तो फिर वो रेसिडेंट माना जाएगा। अब मिस्टर ए के केस में वो कितना रहा है? प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 185 डेज रहा है, तो ये वाली कंडीशन फुलफिल हो गई। 182 डेज वाली इन दोनों में कोई भी एक होनी थी, ठीक है, तो ये फुलफिल हो गई। इसका मतलब वो रेसिडेंट तो है, ओके, क्योंकि वो 185 डेज रहा है इसलिए वो रेसिडेंट तो है। तो फर्स्ट कंडीशन हमारी चेक हो गई कि वेदर इज रेसिडेंट और नॉट रेसिडेंट, तो रेसिडेंट तो है। अब सेकेंड चीज जो हमें चेक करनी होती है, वेदर ही इज ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो उसके लिए रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए क्या कंडीशन है? इफ दे आर ए रेसिडेंट इन 2 आउट ऑफ 10 प्रायर ईयर्स एंड स्टेड फॉर ग्रेटर और इक्वल टू 730 डेज इन द प्रायर 7 ईयर्स। मतलब जो रेसिडेंट वाली कंडीशन है वो मीट होनी चाहिए फॉर द 2 आउट ऑफ प्रीवियस 10 ईयर्स, और साथ में पिछले 7 सालों में वो एटलीस्ट 730 डेज इंडिया में रहा हो। बट इस केस में क्या हुआ, वो सिर्फ 400 डेज ही इंडिया में रहा है पिछले सालों में, तो विच इज लेस देन 730 डेज, बाकी उसका दिया ही नहीं है। तो हम लोग तो प्रायर 4 ईयर्स का ही मान के चलेंगे कि वो 730 से कम है। वैसे 7 ईयर्स का 730 काउंट करना था, but only 400 days is given, so we will treat him resident but not ordinary resident. Okay, so correct answer RNOR हो गया। तो आपको समझ में आया होगा ये कैसे देखना है। पहला हमें ये देखना है कि वो रेसिडेंट है भी कि नहीं है, जिनमें इन दोनों में कोई एक कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। ये फुलफिल होती है तो हमें देखना है क्या वो ROR है कि RNOR है। अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो वो ROR है, ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो वो RNOR है। ओके, आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेड्स प्लेटफॉर्म विच इज ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम? ऑप्शन ए प्रोवाइडिंग लॉन्ग टर्म लोन्स टू MSME, ऑप्शन बी फैसिलिटेटिंग फॉरेन एक्सचेंज टू MSME एक्सपोर्टर्स, ऑप्शन सी मीटिंग MSME नीड रिलेटेड टू इनकैशिंग रिसीवेबल्स एंड एलिमिनेटिंग क्रेडिट रिस्क, ऑप्शन डी प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट सब्सिडी बेनिफिट्स टू MSME. So this is actually trade receivables discounting system. So actually ये ट्रेड प्लेटफॉर्म होता क्या है, जैसे कि नाम में ही दिया है, जैसे जो MSME सेलर है उसने कोई भी अपना गुड्स सेल किया ऑन क्रेडिट, उसके अगेंस्ट में उसने इनवॉइसेस रेस करे होंगे बायर पे। ओके, अब वो क्रेडिट पे सामान बेचा है मान लीजिए 30 डेज के क्रेडिट पीरियड पे, तो अब इसका जो पेमेंट है वो MSE सेलर को आफ्टर 30 डेज मिलेगा। बट MSE को अभी पैसों की रिक्वायरमेंट है, उससे उसका ऑपरेशन हैम्पर हो रहा है, तो वो क्या कर सकता है, ट्रेड सिस्टम के अंदर में वो इस इनवॉइसेस को क्या है डिस्काउंट करवा सकता है कुछ लेस रेट पे, क्योंकि जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं ऑफकोर्स वो तो अपना फीस चार्ज करेंगे, तो कुछ लेसर रेट पे उसको इसका फुल इमीडिएट कैश पेमेंट मिल जाता है, तो जिससे उसका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी फुलफिल हो जाता है, उसके ऑपरेशन हैम्पर नहीं होते। सो करेक्ट आंसर है मीटिंग द MSME नीड रिलेटेड टू इनकैशिंग द रिसीवेबल्स। रिसीवेबल जो उसको पैसा उसके डेटर से मिलना है, ठीक है, तो उसी को वो इनकैश करवा ले रहा है। एंड इट ऑल्सो एलिमिनेटिंग द क्रेडिट रिस्क, बिकॉज अब डिफॉल्ट की रिस्क किसके ऊपर ट्रांसफर हो गई, ट्रेड प्लेटफॉर्म पे जो जिससे किया है फाइनेंस उसके ऊपर ट्रांसफर हो गई। क्योंकि अगर मान लीजिए आफ्टर 30 डेज बायर डिफॉल्ट करता है तो MSE सेलर को अब कोई मतलब नहीं है, ये इररिवोकेबल फॉर्म में हो गया, क्योंकि क्रेडिट रिस्क किस पे ट्रांसफर हो गई, जिसने ये उसके रिसीवेबल्स को डिस्काउंट किया है उस फाइनेंसर के ऊपर ट्रांसफर हो गई। ओके, आई होप ये आपको क्लियर हो गया। इसके बारे में यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दे दिया है जो कि आप PDF में इसको रीड कर सकते हो। नेक्स्ट हमारी केस स्टडी है बेस्ड ऑन एजुकेशन लोन, तो पढ़ते हैं। Mr. A availed education loan for his son Mr. X for his graduation in Premier Institute in India.
he availed a loan of rupees 4 lakhs. After completion of his graduation, a second education loan is availed of rupees 7.5 lakhs for his post graduation. Answer the following questions from 35 to 37 based on this case study. तो ये 3 क्वेश्चंस हैं जो आपके इस एजुकेशन लोन पर आए हैं, केस स्टडी है जिसमें कि 2 एजुकेशन लोन लिए गए हैं। पहला लोन है 4 लाख का, दूसरा लोन लिया गया है 7.5 लाख का। ये आपको ध्यान में रखना है। अब क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मच मार्जिन हैज टू बी मेंटेन इन केस ऑफ फर्स्ट एजुकेशन लोन ऑफ रुपीज 4 लाख? ऑप्शन है, ऑप्शन ए नील, ऑप्शन बी 5%, ऑप्शन सी 10%, ऑप्शन डी 15%। सो ये हम मान के चल रहे हैं एजुकेशन लोन दिया गया है अंडर मॉडल एजुकेशन लोन स्कीम ऑफ IBA, क्योंकि मैक्सिमम पब्लिक सेक्टर बैंक उसी के अंदर में लोन देती है, तो वही वाले जो नॉर्म्स है वो फॉलो करने रहते हैं। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन है नील। एक तो वो देखिए इंडिया में स्टडीज के लिए लोन दे रहा है क्योंकि फॉर प्रीमियर इंस्टीट्यूट इन इंडिया, और लोन अमाउंट अगर अप टू 4 लाख है तो उसमें नो मार्जिन इज रिक्वायर्ड। तो आपको याद रखना है फॉर द लोन अप टू रुपीज 4 लाख मार्जिन रिक्वायरमेंट इज नील, एंड फॉर द लोन अबव रुपीज 4 लाख मार्जिन रिक्वायर्ड इज 5% अगर इंडिया में स्टडीज के लिए ले रहा है। वहीं अगर अब्रॉड में स्टडीज के लिए ले रहा होता तो 15% मार्जिन रिक्वायरमेंट है, बट ये इंडिया में स्टडीज के लिए ले रहा है और फर्स्ट एजुकेशन लोन जो 4 लाख का है उसके लिए मार्जिन पूछा गया है, तो हमारा आंसर था ऑप्शन ए नील, नो मार्जिन इज रिक्वायर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन था इस पर, हाउ मच मार्जिन हैज टू बी मेंटेन्ड इन केस ऑफ सेकेंड एजुकेशन लोन ऑफ रुपीज 7.5 लाख? सो अब खैर मैंने आंसर बता ही दिया है तो ये आप इजिली कर सकते हो। राइट आंसर इज ऑप्शन बी 5 लाख, क्योंकि 4 लाख के ऊपर का कोई भी लोन होगा इंडिया में स्टडीज के लिए तो 5% इज द मार्जिन रिक्वायरमेंट। तो सेकंड लोन 7.5 लाख का था विच इज ग्रेटर देन 5 लाख, तो हमारा मार्जिन रिक्वायरमेंट था 5%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट सिक्योरिटी इज रिक्वायर्ड बाय बैंक इन केस ऑफ सेकेंड एजुकेशन लोन ऑफ रुपीज 7.5 लाख? तो जो सेकंड लोन है 7.5 लाख का, उस केस में क्या सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट है वो पूछ रहे हैं। ऑप्शन ए नो सिक्योरिटी इज रिक्वायर्ड, मिस्टर ए विल बी जॉइंड एज अ को-बोरोवर। ऑप्शन बी टेंजिबल कोलेटरल सिक्योरिटी इज रिक्वायर्ड प्लस मिस्टर ए टू बी जॉइंड एज को-बोरोवर। ऑप्शन सी टेंजिबल कोलेटरल सिक्योरिटी रिक्वायर्ड प्लस मिस्टर ए जॉइंड एज को-बोरोवर along with the assignment of future income of student in the favor of bank. ऑप्शन डी none of the above। तो मार्जिन नॉर्म्स के ऊपर क्वेश्चन आया और वैसे ही सिक्योरिटी नॉर्म्स के ऊपर भी क्वेश्चन आया है। सिक्योरिटी नॉर्म्स क्या कहते हैं, अगर 4 लाख तक के लिए लोन है अप टू 4 लाख, उस केस में कोई भी सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जो पेरेंट होता है ही जॉइन एज अ को बोरोवर। बट ये केस कब होगा फुलफिल, अगर लोन सिर्फ 4 लाख रुपए तक का होता, बट ये लोन कितने तक का था 7.5 लाख। सो फॉर द लोन अबव 4 लाख अप टू 7.5 लाख, ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसका। उसमें क्या है कंडीशन, फॉर द लोन अबव 4 लाख एंड अप टू 7.5 लाख, उस केस में टेंजिबल कोलेटरल सिक्योरिटी भी लेनी है, साथ में जो पेरेंट्स होंगे वो को बोरोवर ज्वाइन करेंगे। सो इसका आंसर ऑप्शन बी हो गया। एंड इफ द लोन अमाउंट वुड बी ग्रेटर देन 7.5 लाख, सो उस केस में क्या होगा, कोलेटरल सिक्योरिटी भी लेनी है, पेरेंट्स एज अ को बोरोवर भी ज्वाइन करेंगे, और जो स्टूडेंट है जैसे कि मिस्टर एक्स है, उसकी जो फ्यूचर इनकम है दैट वुड बी असाइंड इन द फेवर ऑफ द बैंक। ओके, दिस इज फॉर द लोन्स ग्रेटर देन 7.5 लाख। बट यहाँ पे हमें 7.5 लाख तक का ही लोन था, तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेस्ड ऑन सरफेसी एक्ट। So SARFAESI Act does not cover which of the following assets? First statement is security interest created is less than rupees 1 lakh. Option B, total outstanding dues is 25% of the principal amount and interest. Third, agricultural land. Fourth, commercial properties. So options है 1, 3 and 4 only, 1 and 2 only, 1 and 3 only, all of the above. तो इनमें से कौन से पे SARFAESI Act लागू नहीं होता है?
सो फर्स्ट वाला ट्रू है, अगर सिक्योरिटी इंटरेस्ट 1 लाख से कम है, मतलब लोन ही टोटल 1 लाख से कम लिया गया है, सिक्योरिटी इंटरेस्ट उस पर जो चार्ज क्रिएट किया गया बैंक के द्वारा दैट इज लेस देन 1 लाख, तो सरफेसी एक्ट उसमें इन्फोर्स नहीं होगा। फिर टोटल आउटस्टैंडिंग ड्यू इज 25%, तो टोटल आउटस्टैंडिंग ड्यू क्या है, 20% एंड अबव कोई भी अमाउंट है तो उस पे सरफेसी एक्ट लागू होगा। इसमें 25% है तो इस पे लागू होगा। एग्रीकल्चर लैंड पे भी सरफेसी एक्ट नहीं लगता है। बाकी कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज हो, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों पर सरफेसी एक्ट कवर होता है। ठीक है, सो 1 और 3 पे कवरेज नहीं होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो ये है, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, कई बार इस पे क्वेश्चन आ चुका है। सरफेसी एक्ट किस पे नहीं लगता, एग्रीकल्चर लैंड पे नहीं, लोन बिलो ₹1 लाख, और यू कैन से सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएटेड इज लेस देन ₹1 लाख, तो सरफेसी एक्ट नहीं लगेगा। अगर बोरोवर का जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है दैट इज लेस देन 20% ऑफ द प्रिंसिपल और इंटरेस्ट और बोथ, तो उस पे भी नहीं लगेगा। और साथ पे अगर लोन अनसिक्योर्ड है, अगर कोई सिक्योरिटी बैंक ने ली ही रही है तो सरफेसी एक्ट कैसे लगेगा। ठीक है, तो अनसिक्योर्ड लोन पे भी नहीं लगेगा। ठीक है, साथ में जो लोन है वो एनपीए हो जाना चाहिए बुक्स में लेंडर की। तो ये सब कंडीशंस है जो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है, इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी विदाउट कोर्ट इंटरप्शन इज प्रोवाइडेड बाय डैश। ऑप्शन ए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ऑप्शन बी लिमिटेशन एक्ट, सरफेसी एक्ट, आरटीआई। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सरफेसी एक्ट लाया क्यों गया था, सरफेसी एक्ट लाया ही इसलिए गया था क्योंकि बैंक्स के बहुत ज्यादा एनपीएस थे। अब उसके लिए असेट को अपने पोजेशन में लेना, सेल करना, उसके लिए उनको कोर्ट जाना पड़ता था, जो कि अगेन हियरिंग के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगता था और उनकी बैलेंस शीट खराब हो रही थी। इसीलिए सरफेसी एक्ट लाया गया, जहां पे अब बैंक्स क्या है, उन एसेट्स को जिसपे उनका सिक्योरिटी क्रिएट है उसको अपने पोजेशन पे लेके टाइमली उसको सेल करके लोन को रिकवर कर सकते हैं विदाउट एनी कोर्ट इंटरवेंशन। सो करेक्ट आंसर इज सरफेसी एक्ट 2002। नेक्स्ट केस स्टडी है हमारी बेस्ड ऑन व्हीकल लोन। तो है क्वेश्चन, पहले केस देखते हैं। मिस्टर ए वांटेड टू अवेल व्हीकल लोन फ्रॉम द बैंक। He inquired about the eligibility criteria, interest rate, and the repayment period from the bank official. On 1st August 2024, he finally got the loan disbursed in the account of car dealer. Based on the characteristics of vehicle loan, answer the following questions from 40 to 42. So, question है, what is the moratorium period for Mr. A? Option A nil, option B 15 days, option C 1 month, option D 2 months. सो व्हीकल लोन में आपको याद रखना है, देयर इज नो मोरेटोरियम पीरियड और द रीपेमेंट हॉलीडे प्रोवाइडेड टू द बोरोवर। जिस मंथ में आपका लोन डिसबर्स हुआ है उसके नेक्स्ट मंथ, उसके फॉलोइंग मंथ से आपका रीपेमेंट स्टार्ट हो जाता है। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए निल, देयर इज नो मोरेटोरियम पीरियड। वहीं जब हम होम लोन की बात करते हैं, परचेज ऑफ हाउस में अराउंड 3 मंथ्स का मोरेटोरियम रहता है, कंस्ट्रक्शन के केस में 18 मंथ्स का रहता है, एजुकेशन लोन में कोर्स पीरियड प्लस 1 ईयर का रहता है। तो आप देख रहे हो उन सब में मोरेटोरियम था, बट व्हीकल लोन में देयर इज नो मोरेटोरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डेट बाय विच फाइनल रीपेमेंट ऑफ कार लोन शुड बी कंप्लीटेड बाय मिस्टर ए। सो लोन डिसबर्स हुआ है 1 अगस्त 2024 को। ठीक है, उसका रीपेमेंट कब तक हो जाना चाहिए। ऑप्शन है 31 जुलाई 2034, ऑप्शन बी 31 जुलाई 2031, ऑप्शन सी 1 सितंबर 2032, ऑप्शन डी 1 सितंबर 2035। तो आपको याद रखना है, जैसे 4 व्हीलर लिया है, यही मान के चल रहे हैं, इसमें कार लोन है, 4 व्हीलर लिया है और नया है कार, तो इसमें मैक्सिमम रिपेमेंट पीरियड होता है 7 ईयर्स का। सो 1 अगस्त को लिया है, सो विद इन द नेक्स्ट 7 ईयर्स उसका रिपेमेंट फुलफिल हो जाना चाहिए। सो करेक्ट आंसर इज 31 जुलाई 2031, या इस तक डेट तक पूरा रिपेमेंट हो जाना चाहिए। वहीं अगर मान लीजिए 2 व्हीलर्स होता तो इट कुड बी एक्सटेंडेड अप टू 7 ईयर्स, बट अगर यही लिखा होता केस में कि सेकेंड हैंड व्हीकल के लिए लोन लिया है तो उसमें हम लोग रिपेमेंट पीरियड मैक्सिमम 3 ईयर्स ही लेके चलते हैं। ओके, एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द एज ऑफ व्हीकल, व्हीकल की एज ही कम बची है तो फिर कम लेंगे, अदरवाइज मैक्सिमम 3 ईयर्स ही रिपेमेंट पीरियड लेके चलेंगे अगर सेकेंड हैंड व्हीकल है। वहीं अगर लिखा होगा कि कॉर्पोरेट या फर्म्स ने लिया है
व्हीकल लोन कॉर्पोरेट पर्पस के लिए। सो कॉर्पोरेट्स के केस में मैक्सिमम रीपेमेंट पीरियड आपका रहेगा 5 ईयर्स का। तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए, याद होनी चाहिए, तभी आप ऐसी केस स्टडीज कर पाओगे। क्योंकि ये न्यू 4 व्हीलर लोन है तो हम लोग 7 ईयर्स के हिसाब से अपना आंसर मार्क करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ ए कार लोन विच टाइप ऑफ चार्ज वुड बी क्रिएटेड ओवर द असेट बाय बैंक। तब क्योंकि बेचारे ने व्हीकल लोन लिया तो इस पे कौन सा चार्ज बैंक ने क्रिएट किया होगा। ऑप्शंस है मॉर्गेज, ऑप्शन बी प्लेज, ऑप्शन सी हाइपोथिकेशन, ऑप्शन डी लिएन। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी हाइपोथिकेशन। हाइपोथिकेशन इज अ चार्ज विच इज क्रिएटेड ओवर मूवेबल असेट्स। और इसमें क्या होता है, द फिजिकल पोजेशन ऑफ द असेट रिमेन्स विद द बोरोअर। आपको पहले तो मॉर्गेज, प्लेज, हाइपोथिकेशन तीनों में डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। मैंने इस पे एक अलग से शॉर्ट्स भी बनाया हुआ है, वो आप देख सकते हो, बहुत ही अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी। सो देखिए, कार लोन के केस में हमेशा बैंक क्या है, हाइपोथिकेशन चार्ज क्रिएट करती है ओवर द कार जो कि वो फाइनेंस कर रही है। क्योंकि एक तो देखिए वो मूवेबल एसेट्स है और कार की फिजिकल पोजीशन बोरोअर के पास ही रहती है ना, वो ही उसको यूज करता है, बैंक तो यूज नहीं करती है। बट जब वो डिफॉल्ट करता है तब इसकी पोजीशन को बैंक अपने पास लेकर सेल करती है। सो हाइपोथिकेशन में दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए कि पहला तो वो मूवेबल एसेट होना चाहिए, दूसरा इसका बोरोअर के पास फिजिकल पोजीशन होता है। मॉर्गेज जो चार्ज क्रिएट होता है वो इमूवेबल एसेट्स पे होता है, और दूसरी चीज इसमें जो फिजिकल पोजीशन है वो भी बोरोअर के पास ही होता है। तो मॉर्गेज का चार्ज क्रिएट होता है जब बैंक होम लोन देती है और उसके हाउस के ऊपर अपना चार्ज क्रिएट करती है। तो देखिए, होम, लैंड, प्रॉपर्टी, ये सब एक तो इमूवेबल एसेट होते हैं। दूसरा, आप घर पे कौन रहता है, बोरोअर ही रहता है, तो बोरोअर के फिजिकल पोजेशन में रहता है वो, इसलिए मॉर्गेज चार्ज। प्लेज चार्ज कब होता है, वो एक तो मूवेबल एसेट्स पे ही होता है मेनली, और दूसरा इसमें जो एसेट का फिजिकल पोजेशन होता है वो किसके पास होता है, लेंडर के पास होता है, यानी बैंक के पास। वो हम लोग कब देखते हैं, गोल्ड लोन के केस में, जहां गोल्ड ऑर्नामेंट्स के अगेंस्ट में जब बैंक फाइनेंस करती है तो वो गोल्ड ऑर्नामेंट्स बैंक अपने पोजेशन में रखती है, बोरोअर के पोजेशन में नहीं रहता है, जो कि जब कार लोन या होम लोन के केस जैसा। तो उसको प्लेज कहते हैं, जब सिक्योरिटी का फिजिकल पोजेशन भी बैंक के पास रहता है। और लिएन का मतलब तो होता है जस्ट अ राइट टू रिटेन द पोजेशन ऑफ असेट। ये राइट होता है कि बैंक अपने उसके सिक्योरिटी को अपने पास रख सकती है जब तक कि लोन रीपे ना हो जाए। बट जो चार्ज क्रिएट होता है दीज आर इन द फॉर्म ऑफ मॉर्गेज, प्लेज और हाइपोथिकेशन। तो कार लोन में बैंक हाइपोथिकेशन चार्ज क्रिएट करती है और उसको आरटीओ के पास रजिस्ट्रेशन भी करती है। ओके, नेक्स्ट है, इन केस ऑफ डैश द मॉर्गेजी हैज अ राइट टू सू फॉर अ डिक्री फ्रॉम द कोर्ट टू द अफेक्ट दैट फॉर्मर बी डिबार्ड फॉर एवर टू गेट बैक द मॉर्गेज प्रॉपर्टी। ऑप्शन ए सिंपल मॉर्गेज, ऑप्शन बी यूसुफैक्टरी मॉर्गेज, ऑप्शन सी इंग्लिश मॉर्गेज, ऑप्शन डी मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल। तो देखिए, 6 टाइप्स ऑफ मॉर्गेजेस होते हैं। तो एक मॉर्गेज है जिसमें कि राइट टू फोरक्लोजर। फोरक्लोजर का मतलब होता है कि इसमें बैंक चाहे तो सूट फाइल कर सकती है अगेंस्ट द बोरोअर अगर वो डिफॉल्ट करता है, और जो बोरोअर होता है ही परमानेंटली लूजेस हिज राइट टू रिक्लेम हिज प्रॉपर्टी बैक। ठीक है, तो ये कौन से मॉर्गेज के अंदर में बैंक के पास ये राइट होती है कि वो फोरक्लोजर के लिए सूट फाइल करे कोर्ट में, उसको कहते हैं मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल। सो मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल एक्चुअली होता क्या है, यहाँ पर जो अ, घर है उसको ऐसे दिखाया जाता है कि उसको ऑस्टेंसिबली सेल कर दिया गया है या अपेरेंटली सेल कर दिया है ऑलरेडी बैंक को, विद द स्पेसिफिक कंडीशन कि अगर लोन का रीपेमेंट होगा तो वापस से इसका ट्रांसफर बोरोअर को कर दिया जाएगा। बट अगर बोरोअर डिफॉल्ट करता है, दिस अपेरेंट सेल टर्न्स इनटू एब्सोल्यूट सेल। और इसी वाले मॉर्गेज के अंडर में वो जो बैंक है वो कोर्ट में सूट फाइल कर सकता है अगेंस्ट द बोरोअर एंड गेट्स द राइट ऑफ फोरक्लोजर। इसका लिमिटेशन पीरियड के ऊपर भी क्वेश्चन आया था कि फोरक्लोजर में लिमिटेशन पीरियड क्या है, मतलब मैक्सिमम टाइम पीरियड जिसके अंदर में बैंक ही अपनी राइट एक्सरसाइज कर सकता है। सो दैट इज 30 years फ्रॉम द डेट द मॉर्गेज मनी बिकम्स ड्यू। ओके, तो ये सब चीजें जो आपको पता होनी चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर अ मॉर्गेजर गिव्स द सेम प्रॉपर्टी इन इक्विटेबल मॉर्गेज टू वन बैंक एंड रजिस्टर्ड मॉर्गेज टू अनदर बैंक, priority of charge will be determined with reference to the date of dash in equitable mortgage and from the date of dash in case of registered mortgage. So अगर सेम ही प्रॉपर्टी पे दो बैंक्स के अलग अलग टाइप के मॉर्गेज चार्जेस क्रिएट है, तो जो प्रायोरिटी दी जाती है वो किस बेसिस पे दी जाती है? अगर इक्विटेबल मॉर्गेज क्रिएट किया गया है तो कौन सी डेट देखी जाती है, और रजिस्टर्ड मॉर्गेज है तो कौन सी डेट देखी जाती है? सो करेक्ट आंसर है डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स एंड एग्जीक्यूशन ऑफ डीड। तो अगर किसी वजह से रजिस्टर्ड मॉर्गेज नहीं हो पाया तो इक्विटेबल मॉर्गेज बैंक कंसीडर करती है, और वो कुछ नोटिफाइड टाउन्स में, स्टेट्स में ही एप्लीकेबल है इक्विटेबल मॉर्गेज। सो किस डेट को टाइटल डीड्स डिपॉजिट करी गई है, तो जब पहला टाइटल डीड जिस बैंक को डिपॉजिट करी गई है उसको प्रायोरिटी मिलेगी, और साथ में डीड को एग्जीक्यूट पहले कब किया गया है, किसने पहले किया है और फिर रजिस्टर्ड किया है, तो एग्जीक्यूशन के हिसाब से प्रायोरिटी डिसाइड होता है। इट इज नॉट डिसाइडेड फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन बट इट इज डिसाइडेड फ्रॉम द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डीड। लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स रिगार्डिंग क्रेडिट कार्ड्स? ऑप्शन ए, क्रेडिट कार्ड रिसीवेबल्स आर सिक्योर्ड एडवांसेस फॉर द बैंक्स एंड हेंस लोअर प्राइसिंग फॉर द कार्ड रिसीवेबल्स। ऑप्शन बी, प्रॉफिटेबिलिटी फ्रॉम क्रेडिट कार्ड ऑपरेशंस इज क्वाइट हाई ड्यू टू हायर इंटरेस्ट रेट्स। Option C, regulatory prescription has made mandatory for the credit card issuers to clearly mention the interest rate on an annualized percentage rate. Option D, minimum amount due is calculated by adding new debits for the month previously unpaid payments and other charges. So credit card से related कौन सा statement false है? Option A is the right answer. तो क्रेडिट कार्ड्स पहले तो अनसिक्योर्ड फॉर्म में होते हैं ज्यादातर, इसमें कोई असेट्स तो बैंक लेती नहीं है जिसपे चार्जेस क्रिएट करती हो, इसीलिए जो इसमें प्राइसिंग होती है वो हाई रखी जाती है, इंटरेस्ट रेट ज्यादा होते हैं। तो यही स्टेटमेंट फॉल्स है, तो यही आंसर हो गया। बाकी सारे स्टेटमेंट्स ट्रू है कि प्रॉफिटेबिलिटी बैंक के लिए हाई होती है क्योंकि इसमें हायर इंटरेस्ट रेट होता है। दैट इंटरेस्ट रेट शुड बी क्लियरली कम्युनिकेटेड टू द बोरोवर इन द फॉर्म ऑफ एनुअलाइज्ड परसेंटेज रेट। पहले क्या होता था, बैंक सिर्फ मंथली रेट बता देते थे कि 2% मंथली रेट, वहीं अगर उसको आप एनुअल में कन्वर्ट करोगे तो 24% हो जाता है। तो इसीलिए जरूरी है कि एपीआर रेट प्रॉपर्ली मेंशन होना चाहिए। साथ में इसमें मिनिमम अमाउंट ड्यू का क्राइटेरिया होता है कि बोरोवर जो होता है क्रेडिट कार्ड यूजर, वो चाहे तो बिलिंग साइकिल जो चलती है उसमें सिर्फ मिनिमम अमाउंट ड्यू वो पे कर सकता है और रिमेनिंग बैलेंस ही कैन कैरी फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट साइकिल। तो जो भी अमाउंट वो कैरी फॉरवर्ड करता है उस आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे पर डे इंटरेस्ट के हिसाब से चार्ज लगता है उस पे। ओके, और इस मिनिमम अमाउंट ड्यू जो उसको एटलीस्ट पे करना पड़ता है दैट इज अराउंड 5% ऑफ देयर हिज टोटल बिलिंग जो उसकी बनी उसका कुछ 5% रहता है। ओके, तो ये ज्यादा अच्छा माना जाता है कि आप जो फुल आउटस्टैंडिंग बैलेंस हो वो एट द एंड ऑफ बिलिंग साइकिल पूरा पे कर दे, उससे आपका क्रेडिट स्कोर भी अच्छा होता है। बट मिनिमम अमाउंट ड्यू कैलकुलेट क्या होता है, कैसे होता है, बाय एडिंग ऑल द न्यू डेबिट्स फॉर द मंथ प्रीवियसली अनपेड पेमेंट्स अदर चार्जेस। तो उसके हिसाब से मिनिमम अमाउंट ड्यू कैलकुलेट किया करती है बैंक, ऑटोमेटिकली आपको शो होता है विच इज अराउंड 5% ऑफ योर टोटल आउटस्टैंडिंग। ओके, तो वो एटलीस्ट आपको पे करना ही करना होता है एंड द रिमेनिंग बैलेंस यू आर अलाउड टू कैरी फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट बिलिंग साइकिल, बट उस आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे आपको इंटरेस्ट चार्ज होता है। ओके, तो आई होप ये 7 फीचर्स आपको क्रेडिट कार्ड के भी क्लियर हो गए। सो स्टूडेंट, दिस इज द एंड ऑफ द सेशन। अगर आपको सेशन पसंद आया हो, कुछ भी आपने सीखा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, जरूर से सेशन को लाइक कर दीजिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। साथ में चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए जिससे हमारे टाइमली जो आपको वीडियोस आएंगे आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इन सभी वीडियोस की आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया है। ओके, सो JIIB 2025 दिव्य करियर नाम से ग्रुप है। ओके, वो जरूर से ज्वाइन कर लीजिए टू गेट एन एक्सेस टू ऑल द पीडीएफ। साथ में क्विजेस, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू JIIB विल ऑल्सो बी shared in that group. Okay, so see you in the next session. Thank you.